मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पेपर 1 मैकेनिक्स में आज इस टॉपिक पर चर्चा करूंगी कि पृथ्वी के सापेक्ष गति का वस्तुओं पर, ऑब्जेक्ट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम सभी बहुत अच्छे से, बहुत छोटी क्लासेस से ही इस चीज़ को जानते हैं कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। और कैसे घूमती है? पृथ्वी उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली दूरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। हम यह भी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक चक्र पूर्ण करने में लगभग 1 दिन का समय लेती है, या हम ये कहें कि 24 घंटे का समय लेती है। चूंकि पिछली क्लासेस में हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों के बारे में पढ़ चुके थे और अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों को उदाहरण के रूप में भी हमने कंसीडर किया था कि जितनी भी घूर्णी निर्देश तंत्र हैं उन सभी घूर्णी निर्देश तंत्रों को हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र ही कंसीडर करते हैं। पृथ्वी पर जितनी भी स्थिर निर्देश तंत्र हैं वह घूर्णी निर्देश तंत्र ही होंगी, क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रही है। इसलिए जितनी भी स्थिर निर्देश तंत्र हैं वो सभी स्थिर निर्देश तंत्र पृथ्वी की समान कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। लेकिन जब भी कोई घूर्णी निर्देश तंत्र पृथ्वी पर स्थित है तो उस घूर्णी निर्देश तंत्र में जो भी कण स्थित है उस पर 2 प्रकार के आभासी बल लगते हुए प्रतीत होते हैं। ये 2 प्रकार के आभासी बल लगते हैं। जैसे यदि हम आप सब के बारे में चर्चा करें तो हम सब कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। हम में से किसी भी चीज को, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट्स को लेकर हम कोई चीज भौतिक विज्ञान के रूप में समझना चाहें तो हमको यह कहना अवश्य होगा, यह मानना अवश्य होगा कि वह वस्तु किस निर्देश तंत्र में स्थित है। जो भी निर्देश तंत्र है वो पृथ्वी की सतह पर होगी। क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो निर्देश तंत्र भी घूर्णन करेगी। इसलिए बहुत सामान्य है, इस चीज को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर स्थित सभी स्थिर निर्देश तंत्र घूर्णी निर्देश तंत्र ही होंगे। अब घूर्णी निर्देश तंत्र के घूर्णन के कारण जो 2 आभासी बल लगते प्रतीत होते हैं वो कौन कौन से बल है? एक तो अपकेंद्रीय बल, क्योंकि पृथ्वी वृत्ताकार कक्ष में घूम रही है, और दूसरा, या पृथ्वी पर जो कण है वो वृत्ताकार कक्ष में घूम रहे हैं, और दूसरा क्वारलिस बल, आभासी बल। ये दोनों बल जब किसी वस्तु के ऊपर लगेंगे तो इस प्रकार दो आभासी बल लगने पर वस्तु की गति में क्या परिवर्तन आएगा, या यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसकी कौन सी भौतिक राशि में पृथ्वी के घूर्णन के कारण परिवर्तन आएगा। पहला हम कंसीडर करते हैं कि अपकेंद्रीय बल का क्या प्रभाव होगा। अपकेंद्रीय बल हम जानते हैं किसी भी वस्तु को, किसी भी कण को वृत्ताकार गति की बनाए रखने के लिए एक आवश्यक बल है। इस अपकेंद्रीय बल के प्रभाव को हमने इस प्रकार से समझने का प्रयास किया है, क्योंकि कोई भी कण जिस निर्देश तंत्र में स्थित है वह निर्देश तंत्र पृथ्वी पर है। क्योंकि पृथ्वी जिस कोणीय वेग से गति कर रही है निर्देश तंत्र भी उसी कोणीय वेग से गति करेगी। अर्थात यदि हम पृथ्वी का कोणीय वेग निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कण का कोणीय वेग या पृथ्वी का कोणीय वेग यदि हम ओमेगा से प्रदर्शित करें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? 2π/t, 2 × 3.14, t 24 आवर्स है। आवर्स को हमने मिनट में कन्वर्ट किया, 60 मिनट्स को फर्दर हमने कन्वर्ट किया सेकेंड्स में। सो दिस इज equal to 7.3 into 10⁻⁻5 radian per second. Although this amount is very small, or you can say the value of angular velocity is very small, but still due to this very small angular velocity there is a change in some physical quantities like acceleration. Say for example if we consider, मान लो हम यह मान लें कि घूर्णी निर्देश तंत्र में कोई भी जो कण है या घूर्णी निर्देश तंत्र जो है वो नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। घूर्णी निर्देश तंत्र की जो निर्देशांक अक्ष हैं उन निर्देशांक अक्षों को हमने x डैश, y डैश और z डैश से क्रमशः ये मान लिया कि x डैश अक्ष जो है वो पूर्व की ओर है,
ईस्ट डायरेक्शन में है, y डैश एक्सिस इज एक्टिंग अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन और z डैश इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। और इन तीनों अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश को हमने रिप्रेजेंट कर दिया I डैश, Z डैश, K डैश से। If you can observe in this figure, this is Earth. The particle is situated at this point P. This x dash axis is exist along the east direction और पूर्व दिशा में एग्जिस्ट करती है। This y dash axis is along the north direction, यानी कि उत्तर दिशा में है। ये हमारी पेपर के बाहर अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो दिस इज द वर्टिकल और vertical upward direction. If I dash is the unit vectors along x dash axis, J dash is unit vector along the y dash axis, and K dash is the unit vector along the z dash axis, then let me consider that the particle P is situated at a latitude lambda. ये हमारी भूमध्य रेखा है पृथ्वी की। इस भूमध्य रेखा से या इस जो पृथ्वी की सतह पर कण जो भी अक्षांश बनाता है उसको हमने कह दिया ये लैम्डा लैटिट्यूड है। इसे हम अक्षांश कोण कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र को मिलाने वाला जो त्रिज्य सदिश है वो पृथ्वी के निरक्षीय तल के साथ जो भी कोण बनाता है उसे हम अक्षांश कोण कह देते हैं। इसको मैंने इस चित्र में आपको समझाने का प्रयास किया है। This is the axis along which the earth is rotating. ये अर्थ की एक्सिस है। ये वाली तीनों अक्षें हमारी घूर्णी निर्देश तंत्र की अक्ष हैं। इन घूर्णी निर्देश तंत्र की अक्षों में हमने यहाँ कंसीडर किया O1P. This is O1P. This O1P is perpendicular or along this is omega. So this axis is omega. This is along the y dash axis. This is along the z dash axis. This is along the x dash axis. As this O1P is parallel to this OP, so OZ dash or something like that, जो भी आप कहना चाहें. If this angle is lambda, then अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं इस लाइन को ऐसे, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इफ दिस एंगल इज लैम्डा देन दिस मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा। दिस इज आवर नेगेटिव z डैश डायरेक्शन, दिस इज आवर y डैश डायरेक्शन, सो दिस होल एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90। इफ दिस एंगल इज लैम्डा देन दिस एंगल इज 90 माइनस लैम्डा। Similarly, this is the axis of the particle and the earth is rotating along the vertical direction. उदग्र दिशा में अर्थ रोटेट कर रही है अपनी अक्ष के अनुदिश। तो हमने इसके मध्य टोटल एंगल 90 होना चाहिए। इफ दिस एंगल इज 90 माइनस लैम्डा देन रिमेनिंग दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा। अगेन बाय वर्च्यू ऑफ बोथ दीज एक्सिसेस शुड बी perpendicular, mutually perpendicular to each other. If this angle is lambda then the remaining this angle must be equal to 90 minus lambda. So by putting all these angles in our mind we will consider the next step, that if we consider the angular velocity of the particle, or this angular velocity of particle is resolved in two component. The one component is known as a horizontal component which is along the y dash direction, and other one component is in the z dash direction. So this angular velocity omega can be written as omega cos lambda j dash plus omega sin lambda k dash. यदि हम ये मान लें कि पृथ्वी पर जो कण है वो स्थिर अवस्था में है, तो घूर्णी निर्देश तंत्र पर कण घूर्णी निर्देश तंत्र में रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल के ऊपर लगने वाले कोरलिस बल का मान 0 के बराबर होगा। लेकिन कण पर जो अपकेंद्रीय बल लगेगा वो कितना प्रतीत होगा प्रेक्षित? -m ओमेगा क्रॉस r।
यदि मान लो हम ये कंसीडर करें कि कण पर वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण g हो तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उस पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। मान लो हमने कंसीडर किया कि वह गुरुत्वीय त्वरण g लैम्डा है। लैम्डा इसलिए हमने कंसीडर किया कि कण पृथ्वी की सतह पर निरक्षीय अक्ष से किसी भी कोण पर स्थित हो सकता है। मान लो हमने यहाँ कंसीडर किया था कि कण लैम्डा लैटिट्यूड पर स्थित है। पिछली क्लास में हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था a डैश इज इक्वल टू a माइनस 2 ओमेगा क्रॉस b डैश माइनस ओमेगा क्रॉस r as the particle is at the rest position, so the Coriolis acceleration term is equal to 0, so we have only the ओमेगा क्रॉस r। चूंकि r घूर्णन केंद्र O1 के सापेक्ष कण P का स्थिति सदिश है तो इस स्थिति सदिश को भी हम घटकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक बार पुनः इस इक्वेशन को देखें। ये O1P दिस इज द पोजीशन वेक्टर अलोंग, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं। यदि मैं इसकी डायरेक्शन को बदल दूं, रादर देन O1P यदि मैं P01 कह दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस R की डायरेक्शन होगी। माइनस R, one component is horizontal component along this direction, so this will be equal to minus R K dash cos lambda along the y dash direction minus R sin of j lambda j dash. So the component of R is equal to KR cos lambda minus JR sin lambda। अब अगर हम देखें तो क्योंकि हमारे पास दिस इज माइनस आर कॉस लैम्डा, लेकिन ये किस डायरेक्शन में, माइनस जेड डैश, सो के डैश जो आएगा वो उसकी जगह आ जाएगा माइनस के डैश। बिकॉज ऑफ दिस माइनस आर एंड दिस माइनस के, दिस टर्म विल बिकम पॉजिटिव, सो माइनस हट जाएगा और आर इज इक्वल टू क्या आएगा, के कैप आर कॉस लैम्डा। अदर कंपोनेंट इज जे डैश आर साइन लैम्डा, क्योंकि ये y डैश धनात्मक डायरेक्शन में है। सो द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू आर के डैश आर कॉस लैम्डा माइनस जे डैश आर साइन लैम्डा, और r इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस आर साइन लैम्डा प्लस के डैश आर कॉस लैम्डा। इफ r is the radius, capital R is the radius of earth, then small r is equal to r cos lambda. We can substitute this value from equation number 4 to equation number 3. So equation number 3 is r is equal to minus z dash r cos lambda sin lambda plus k dash r cos square lambda. Now we can substitute the value from equation number 5 and 5 to equation number this 2. So this g lambda is equal to minus k dash g minus omega cross omega cos lambda j dash plus omega sin lambda k dash cross j dash r cos lambda sin lambda plus k dash r cos square lambda. By solving this equation we will get z lambda is equal to minus k dash g minus omega cross I dash omega r cos lambda within the bracket cos square lambda plus sin square lambda. So it remains that g lambda is equal to minus k dash g minus omega cross I dash omega r cos lambda. Again by substituting the value of this angular velocity omega as omega cos lambda I dash j dash plus omega sin lambda k dash, or by again calculating or solving this equation, this g lambda is equal to minus k dash g minus within the bracket, because this is I dash j dash cross I dash, so it will give you minus omega square r capital R cos square lambda k dash. This is k dash into I dash, it will become positive j dash plus omega square r sin lambda cos lambda j dash. So finally we will consider both k dash as common out and my g minus omega square r cos square lambda minus omega square r cos lambda sin lambda is j dash. So if we consider the magnitude of this fictitious acceleration or pseudo acceleration, so g lambda is equal to magnitude of g lambda, this is equal to under the root of this g minus omega square r cos square lambda whole square plus square of this term omega 4 r square sin square lambda cos square lambda. As we know, omega is a very small term. You have considered
You can observe it, because initially I told you that the angular velocity is 7.3 into 10 raised to the power minus 5 radian per second. This amount is very small. When this amount comes in the equation as power 4, then it will become very, very, very small term. So you can ignore this term. So by ignoring the second term, or you can say the contribution of the second term is very, very small because of the fourth power of omega. So finally this g lambda is equal to g minus omega square r cos square lambda. अगर हम देखें तो हम यह बता सकते हैं कि समीकरण 7 पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव को व्यक्त कर रही है। यदि प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण के साथ कोई कोण बनाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जी लैम्डा एग्जैक्टली जी के बराबर नहीं है। अगर मान लो हम ये कंसीडर करें कि जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो एग्जैक्टली माइनस जेड एक्सिस में है, तो इस जी लैम्डा का मान कुछ डिफरेंट है। अर्थात प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण और वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण के मध्य कोई ना कोई एक एंगल होता है। सपोज दैट एंगल इज theta. In that case the tan theta can be written as omega square r sin lambda cos lambda from this equation upon g minus omega square r cos square lambda. As omega square r cos square lambda is very small in comparison to actual or real gravitational acceleration, so this can be ignored from equation number 8. So our tan theta is equal to omega square r sin lambda cos lambda upon g, or tan theta is equal to omega square r sin 2 lambda upon 2g. This is the angle between the real or actual acceleration, or this is the acceleration due to the motion of earth of the particle which is situated at a latitude lambda. So प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण का वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण के साथ जो कोण बनाता है वो मैंने इस चित्र से आपको समझाने का प्रयास किया है. So this theta can be calculated. If we observe this theta here, so we can say it depends upon the latitude lambda. Or we can consider the special conditions. Say if we consider the particle is situated at the poles. यदि पार्टिकल हमारा ध्रुवों पर स्थित है, that means your lambda must be equal to 90 degree. So cos lambda is equal to cos 90, that will be equal to 0. So g lambda is equal to gp. So there is no effect of the particle, और you can say कि पृथ्वी के घूर्णन का कण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब कण ध्रुव पर स्थित होता है. और tan theta is also equal to tan theta p. Theta p is the angle when the particle is situated at the poles. It is equal to 0. Then you can say theta p is equal to 0. अर्थात ध्रुवों पर प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर होता है, और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है. सेकेंड सिचुएशन हमने कंसीडर करी व्हेन द पार्टिकल इज सिचुएटेड एट द इक्वेटर. यदि मान लो कण हमारा भूमध्य रेखा पर स्थित होता है तो लैम्डा का मान क्या होगा? 0. कॉस लैम्डा इज इक्वल टू कॉस 0 इज इक्वल टू 1, बट साइन लैम्डा इज इक्वल टू 0. सो आवर observed acceleration at the equator is equal to g minus omega square r, or again you can say your theta is equal to 0. जब कण भूमध्य रेखा पर स्थित होता है तो प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण से कम होता है, परंतु प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण की दिशा वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण की दिशा के अनुरूप अर्थात पृथ्वी के केंद्र की ओर ही होती है. लेकिन जब कण भूमध्य रेखा पर स्थित होता है उस वक्त पृथ्वी के घूर्णन का गुरुत्वीय त्वरण पर अधिकतम प्रभाव पड़ता है. यदि कण ना तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर स्थित है ना ही ध्रुवों पर स्थित है, यदि मान लो कण लैम्डा इज इक्वल टू 45 डिग्री अक्षांश पर लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है, तो कॉस लैम्डा कितना होगा? कॉस 45 साइन 45. बोथ sin 45 और cos 45 is 1 upon under the root 2. So this g lambda is equal to g minus omega square r into 1 upon root 2, or it is equal to 2 times it is 1 upon root 2. So I'm sorry, it should be equal to cross 1 upon 2 also. So g lambda is equal to g minus omega square r upon 2, or
theta will be the maximum. So theta maximum will be equal to omega square r upon 2g. अर्थात लैम्डा इज इक्वल टू 45 डिग्री अक्षांश पर या कण जब हमारा 45 डिग्री अक्षांश पर स्थित होता है तो प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण की दिशा वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण की दिशा की ओर अधिकतम झुकी हुई होती है. सो इट्स ऑल फॉर टुडे.